हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर के 5 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हम इसी चैप्टर के असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यह है हमारा पार्ट 2 केस स्टडी टाइप क्वेश्चन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 6th से लेके 10th क्वेश्चन, यानी कि 5 केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, जिसमें इन टोटल 25 MCQs आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही ज्यादातर यूज होने वाला कैपेसिटर है हमारा, वो कौन सा कैपेसिटर होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके पास 2 लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इन द आउटर रीजन above the upper plate and below the lower plate, the electric field is due to the two charged plate cancel out, the net field is 0। क्या कह रहे हैं कि इस प्लेट को हम बोलते हैं अपर प्लेट, ये हो गई हमारी लोअर प्लेट। तो इस अपर प्लेट के आउटर रीजन में, यानी कि यहाँ पर अपर प्लेट के आउटर रीजन में, यानी कि यहाँ पर, और बिलो द लोअर प्लेट यानी कि इस रीजन में, यहाँ सेकेंड वाले रीजन में जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? 0 होती है। किस तरीके से? देखो, अगर यहाँ पर हम इस एक पॉइंट कंसीडर करें जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पर हम एक लेके आते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक। और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से, और इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के कैसे है? बिल्कुल ऑपोजिट है। और यार, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं वो बहुत पास में रखी हुई होती हैं, तो ये बिहेव करती है बिल्कुल प्लेन शीट की तरह, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? σ/2ε0, ठीक है। तो ऊपर वाली के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? σ/2ε0, और नीचे वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? σ/2ε0, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन, और जो टोटल अगर हम निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिलेगी? 0। कहाँ? दोनों ही पॉइंट्स में, दोनों ही पॉइंट्स यानी कि अपर प्लेट के ऊपर वाले पार्ट में, है ना, आउटर रीजन में, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में 0 होगी, और सेकेंड वाली प्लेट यानी कि ये लोअर प्लेट के बिलो, यानी कि यहाँ पर आउटर रीजन में भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? 0 होगी। आगे पढ़ते हैं। In the inner region between the two capacitor plates, the electric field due to two charged plates add up. The net field is σ/ε0। क्या कह रहे हैं कि जो अंदर अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फाइंड करें हम इस अंदर प्लेट में, इस इनर रीजन में अगर हम फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो पॉजिटिव की वजह से रिपेल होगा, यानी कि यहाँ ये डायरेक्शन आएगा, साथ ही साथ नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये डायरेक्शन आएगा। तो इस बार जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रही है? ऐड हो रही है, यानी कि σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, जो कि हमको क्या देगा? 2σ/2ε0, और 2 से 2 कैंसिल। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस अंदर वाले रीजन में होगी, इस इनर रीजन में होगी, वो क्या ही है? σ/ε0। यही हमारे पैराग्राफ में गिवन है। तो हमें ये जो पैराग्राफ है वो बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है, क्योंकि इसी पर बेस तो हम आगे MCQs करने वाले। तो अभी हमने क्या देखा कि आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? 0, और इनर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होती है? σ/ε0, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट। आगे पढ़ते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने रिलेशन देखा होगा विथ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E.R, या फिर यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? D। तो यहाँ एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? E.D। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन ले ले और D का भी यही डायरेक्शन ले ले, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, right? So potential difference is electric field into D, where D is the separation between the two plates. Capacitance of the parallel plate capacitor is the charge required to supply to either of the conductor
of the capacitor so as to increase the potential difference between them by unit amount। देखो जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो क्या है, चार्ज रिक्वायर्ड टू सप्लाई, मतलब जितना ज्यादा हम चार्ज देते जाएंगे उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और यही हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज उसको चाहिए टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बाय यूनिट अमाउंट। आगे देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। A parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on charge, potential and capacitance respectively are। देखो क्या कह रहे हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज किया एंड देन उसको आइसोलेट कर दिया। जब हम क्या करते हैं, किसी प्लेट कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और देन उसको आइसोलेट कर देते हैं, मतलब हमने क्या किया, बैटरी को क्या किया है, रिमूव किया है। बैटरी जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो कैपेसिटर ने जितना चार्ज लिया उसके पास चार्ज कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट। तो पहली वाली चीज तो हमने बैटरी को क्या करा है, रिमूव करा है, तो क्यू हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, ठीक है, हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया था, है ना, तो ये कुछ चार्ज हो गया, इसके पास चार्ज कितना है, क्यू, इसके पास चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है, तो इसके पास चार्ज कितना है, क्यू है। अब हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया। इसके डिस्टेंस बढ़ाने से भी जो हमारा चार्ज है प्लेट्स के बीच का वो तो वही रहेगा, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका डी डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दे, तो अभी हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था, ई इंटू डी आ रहा था। तो यहाँ पर अगर हम डी यानी कि सेपरेशन बढ़ा दे, इन दो प्लेट्स के बीच का ये डी डिस्टेंस बढ़ा दे, तो ऑब्वियसली डी बढ़ाने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा और यानी कि पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक एक्सप्रेशन देखा होगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि D जो है सेपरेशन उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन। तो यहाँ से C और D कैसे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो C यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और उसको आइसोलेट कर दिया यानी कि बैटरी को रिमूव कर दिया, राइट। तो चार्ज will remain constant, potential will increase and capacitance will decrease। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखो चार्ज remains constant, तो constant यहाँ पर A में भी है, C में भी है और D में भी है, ठीक है। फिर हमारा है जो कैपेसिटेंस है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें भी डिक्रीज है, इसमें भी डिक्रीज है, इसमें भी डिक्रीज है, राइट। सो ये ऑप्शन तो बी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पर इस बार हमारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब हमारा बचा है ए और डी, ठीक है। तो चार्ज हमारा कांस्टेंट होता था, पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होता था और कैपेसिटेंस हमारा डिक्रीज होता था, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया, आंसर नंबर डी, राइट। कांस्टेंट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। In a parallel plate capacitor, the capacity increases if distance of the plate increases। देखो अभी हमने देखा था कि C is equal to एक्सप्रेशन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। अगर हम D को बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस का क्या मतलब है, अगर हम D को बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं D को बढ़ा देंगे। यार अगर हम D को बढ़ा देंगे तो यार यहाँ से कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, ये तो डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीजेस। देखो अगर हम फिर से एरिया को डिक्रीज कर दे, एरिया को इस बार डिक्रीज कर दे तो हमारा कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे यहाँ पर वो एक दूसरे के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। यानी कि एरिया अगर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस हमें बढ़ाना है। सी देखते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस। देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा दें तो ऑब्वियसली सी भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अभी हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा कैसा है, बिल्कुल करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमें कैपेसिटी बढ़ानी ही तो थी। अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस, नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमारा क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा, अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो हमारा कैपेसिटेंस भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड इज सी, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस, सो द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज।
Third question, a parallel plate capacitor has two square plates with equal and opposite charges. The surface charge density is on the plates are plus sigma and minus sigma respectively. In the region between the plates magnitude of electric field is, यहाँ पर बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं वो, तो यार अभी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Fourth question, if a parallel plate air capacitor consists of two circular plates of diameter 8 cm, at what distance should the plates be held so as to have the same capacitance as that of a sphere of diameter 20 cm? देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं हमारा। पहला क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट का डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो बोल रहे हैं कि हमें इन दोनों प्लेट्स को कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए, है ना, कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए सो एज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस एज दैट ऑफ अ स्फीयर। हम उस दो प्लेट कैपेसिटर्स को हम कितने डिस्टेंस पर रखें कि उसका कैपेसिटर और इस स्फीयर का कैपेसिटर हमारा कैसा है, कैपेसिटेंस हमारा कैसा है, सेम आए, राइट। सो हमारे कैपेसिटेंस के दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं। पहला कि जो कैपेसिटर है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, राइट। और अगर हम बात कर रहे हैं एक स्फीयर की जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे वो कितना होता है स्फीयर के लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। ये दो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं और उसमें हमको क्या निकालना है, ये डी निकालना है, ठीक है। एरिया यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि डायमीटर गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यहाँ से रेडियस हमको रखनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको फटाफट से यहाँ पर ट्राई करते हैं। देखो दोनों का कैपेसिटेंस बराबर रखना है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहां से देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक, और एरिया अगर हम रखें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डायमीटर हमको कितना दिया 8, यानी कि रेडियस कितनी हो गई यहां से 4, राइट, और 4 का स्क्वायर यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 16, ठीक। तो ये आ गया एरिया हमारा 16 अपॉन डी हमको निकालना है, यहां से आया 4 पाई और आर हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा रेडियस 10, ठीक है। तो ये हो गया 10, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 अपॉन 10, ठीक है, और इधर आ गया हमारा डी। तो डी हमारा जो है यहाँ से कितना आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर चेक करते हैं, यहाँ पर सारा आंसर मिलीमीटर में दिया हुआ है, यानी कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 मिलीमीटर, ठीक। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 मिलीमीटर। सो करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन के लिए बी 4 मिलीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, if a charge of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is placed on the positive plate and a charge of minus 1.0 into 10 to the power minus 8 on the negative plate of parallel plate capacitor of capacitance 1.2 into 10 to the power minus 3 microfarad, then the potential difference developed between the plates is, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो, पॉज करना और ट्राई करना और फिर अपना आंसर चेक करना, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करना। 8 दी हुई है, वो पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 है, और जो दूसरी नेगेटिव प्लेट होती है हमारी उस पर चार्ज कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी कि चार्ज यहाँ पर कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। यानी कि इस बार हम जो नेट चार्ज है वो कैसे निकालते हैं, जो नेट चार्ज होता है हमारा वो क्या होता है Q1 माइनस Q2 डिफरेंस ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से हम नेट चार्ज निकालते हैं, राइट। सो यहाँ पर Q1 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सो यहाँ पर सिंपली अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है, तो C इज इक्वल टू Q बाय V हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो बस देखो यहां से हमको मिला C इज इक्वल टू Q की जगह पर Q नेट हमारा कितना रखेंगे इस बार Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और साथ में नीचे यहां पर पोटेंशियल V। बस इस एक्सप्रेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो Q1 हमारा कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8,
साइन माइनस का, -1 इंटू 10⁻⁻8 हमारा दूसरा चार्ज, अपॉन में यहाँ पर आया 2, और क्योंकि पोटेंशियल हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखा V, और कैपेसिटेंस हमको गिवन है 1.2 इंटू 10⁻³ माइक्रो, यानी कि 10⁻³ और 10⁻6 मिलके कितना हो गया 10⁻9, राइट। सो हमारा कैपेसिटेंस यहाँ पर कितना रखेंगे हम 1.2 इंटू 10⁻9, राइट। और यहां से देखो हम 10⁻8 को कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा 10⁻8, और यहां से 2 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 2 + 1 कितना मिलेगा 3, अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.2 यहां से कितना मिलेगा 2.4, और नीचे कितना चल रहा है 10⁻9, राइट। सो यहां से हमको कितना मिलेगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहां से मिलेगा 1.25 इंटू, और इस पावर को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से बचेगा 10। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है 12.5 वोल्ट, ठीक है। इसको आप एक और बार सॉल्व करके देख लेना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो कितना आ रहा है 12.5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ए में है 6.25, बी में है 3.0, सी ऑप्शन में है हमारा कितना 12.5 वोल्ट, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर 5th क्वेश्चन के लिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A capacitor is a device to store energy. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टोर करता है एनर्जी को। The process of charging up a capacitor involves the transferring of electric charge from its one place to the another. बिल्कुल सही बात है। कैपेसिटर हमारा चार्ज कैसे होता है, क्योंकि वो उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रांसफर होता है, उस वजह से। दिस वर्क इज डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, जो हम वर्क कर रहे हैं हमारे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। If Q is the charge and V is the potential difference across the capacitor at any instant during its charging, then the small work done in storing an additional small charge dQ against the repulsion of charge Q already stored on it is, जो छोटा amount of work होगा हमारा किसी instant के लिए, है ना, to move a charge Q, है ना, तो वो कितना होगा dW is equal to V dot dQ, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज dQ, जो मूव करके हम लेके आ रहे हैं, तो हमारा काम कितना किया होगा हमने dW किया होगा। यहां से अगर हम पोटेंशियल रखें V, तो V हमारा क्या होता है Q/C, तो यहां से रखा हमने Q/C और साथ में क्या चल रहा है dQ। आगे देखते हैं, तो यहां से देखो कुछ ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा कि जो हमारा छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू Q/C dQ, और फिर जो हमारा नेट एनर्जी होती है, जो यहाँ से हमारी नेट एनर्जी हमको मिलती है वो कितनी होती है, नेट एनर्जी जो होती है वो हमको कितनी मिलती है Q²/2C, राइट। जो U हमको यहाँ से एनर्जी मिलने वाली है वो हमको यहाँ क्या मिलेगी Q²/2C होती है, ठीक है। देखते हैं ये डायग्राम हमको गिवन है। अब देखते हैं MCQs। Question number 1. A system of two capacitors of capacitance 2 microfarad and 4 microfarad is connected in series across a potential difference 6 volt. The energy stored in the system is, क्या बोल रहे हैं, एक सिस्टम है दो कैपेसिटर का जिसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड, जिसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में, राइट। तो आपने पढ़ा होगा जब हमारा कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तब हमारा फॉर्मूला क्या यूज करना है हमको C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। या फिर आपने पढ़ा होगा 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरीके से भी आप नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस जो होगा हमारा वो क्या निकलेगा, देखो हमारा टोटल कैपेसिटेंस क्या निकलेगा, यहां से एक कैपेसिटेंस हमको कितना है दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड, राइट। तो यहां से कितना आएगा 2 इंटू 4/2 प्लस 4, राइट, है ना, माइक्रोफेराड, यानी कि यहां से कितना आ गया 8/6 माइक्रोफेराड बोलेंगे, या फिर ये हो जाएगा 4/3। सो टोटल या नेट कैपेसिटेंस हमारा सीरीज में क्या निकल गया 4/3 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं और लिख लेते हैं नेट कैपेसिटेंस हमारा कितना आया है 4/3। सो नेट कैपेसिटेंस हमारा आया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज आया है हमारा 4/3 माइक्रोफेराड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा
6 है तो एनर्जी स्टोर्ड बताना है। तो यार एनर्जी स्टोर्ड आपने पढ़ा होगा U इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल कितना होता है, हाफ CV², राइट। सो बस फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, हाफ इंटू कैपेसिटेंस अभी कितना है 4/3 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6, और पोटेंशियल यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6 × 6। तो ये 2 से ये हमारा कैंसिल हो गया 6, और यहाँ पर कितना है 6 4 24 इंटू 10⁻⁻6। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर वो कितनी आ गई 24 माइक्रो जूल। चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, 3 माइक्रो बी, 24 माइक्रो जूल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड is charged to 10 volt, the energy stored in it is। कैपेसिटर हमको कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, और उसका पोटेंशियल हमको कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, यानी कि एनर्जी अगर हमें निकालनी हो तो एनर्जी हमारा फॉर्मूला हम वही सेम अप्लाई करेंगे, क्या होता है हाफ CV²। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू कैपेसिटेंस हमको कितना दिया हुआ है, कैपेसिटेंस हमको दिया है 10 माइक्रो, यानी कि 10 × 10⁻⁻6, ठीक है। और पोटेंशियल हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10, तो 10 × 10, तो यहां से हमको कितना मिल जाएगा 50 या 500 माइक्रो जूल। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 500 माइक्रो जूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C farad, potential V volt and energy E joule when the gap between the plate is completely filled with dielectric। अगर हमारे पास पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर था, अब वहां पर कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक हमने फिल कर दिया है, तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालने से होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये हमारा पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ थी, और जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो एक ऑपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाती है डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से, जिससे हमारी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यानी कि एक बात हमको समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो हमने पढ़ा है ना पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E.D, है ना। तो यहां से अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि दोनों ही यहाँ पर पोटेंशियल और एनर्जी डिक्रीज होंगे। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, बोथ V and E decreases। ठीक, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है, उसको हमने चार्ज कर दिया 5 माइक्रोकूलम। If the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad, how much work is done? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमको दो कैपेसिटेंस दे दिए हैं, एक का चार्ज हमको दे दिया है, और फिर बोल रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, पुल्ड अपार्ट, उसको हम दूर खींच रहे हैं, है ना। प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को कम करने के लिए उसको हमने क्या किया है, पुल अपार्ट किया है। सो हाउ मच वर्क इज डन, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, देखो टोटल एनर्जी हमारी कितनी लगी होगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अगर हम करें तो, क्योंकि चार्ज तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। देखो जो टोटल एनर्जी होगी जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, जो कि क्या होगी, देखो फाइनल एनर्जी अगर हम निकालें तो क्या होगी, हाफ, फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है, हाफ Q² अपॉन 2C होता है, यानी कि नीचे हमको क्या मिलेगा, C कैपेसिटेंस, तो हम यहाँ पर C की जगह पर क्या लिख सकते हैं, C फाइनल हमारा क्या होगा, वो कैपेसिटेंस जो कि हमने जब प्लेट्स को दूर किया हुआ होगा, ये वाला कैपेसिटेंस जो रिड्यूस हो गया है उसको हम बोलेंगे C फाइनल। और पहले वाला कैपेसिटेंस हमारा कितना है, 5 माइक्रोफैराड, यानी इनिशियल कैपेसिटेंस 5 हो गया। और क्योंकि चार्ज तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, प्लेट्स को सिर्फ पुल अपार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दूर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा दूसरे वाली जो एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, हाफ Q² बाय C होता है, तो C इनिशियल। तो यहाँ से हमको दिख रहा है साफ साफ कि हमारा हाफ कॉमन निकाल लिया हमने, Q² को भी कॉमन निकाल लिया हमने, और अंदर क्या बच जाएगा, 1/C फाइनल माइनस 1/C इनिशियल। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, हाफ
क्यू स्क्वायर, यहां से हम इसको लिख सकते हैं सी इनिशियल माइनस सी फाइनल अपॉन सी इनिशियल इंटू सी फाइनल। बस अब इस एक्सप्रेशन में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। क्यू यहाँ पर आपको गिवन है 5 माइक्रोकूलम, ठीक, तो हम यहाँ पर 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 2, ठीक है। और सी इनिशियल हमको कितना दिया हुआ है 5 और फाइनल हमको कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ से सी 5 माइनस 2 हमको कितना मिलेगा 3 माइक्रोफैराड अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। माइक्रो हम रखेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर -6। और जैसे ही हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे और जैसे और इस सबको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ से कितना निकलेगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। इतनी एनर्जी हमको चाहिए होगी ताकि हम उस पर वर्क करें और उन प्लेट्स को हम दूर कर दें ताकि हमारा कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाए। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.75 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर हैज गिवन अ चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। द एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इस सेम एनर्जी का हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2c। यहाँ पर चार्ज तो हमको गिवन है कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -6, लेकिन कैपेसिटेंस हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेडियस तो हमको यहाँ दी हुई है। कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले में अगर हम आर की वैल्यू रखें तो कैपेसिटेंस हमारा निकल जाएगा और उससे हम एनर्जी निकाल लेंगे। देखो c इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। और रेडियस हमको कितनी दी हुई थी 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर को हम अगर कन्वर्ट करें, रेडियस को कन्वर्ट करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.18 मीटर। तो ये आएगा 0.18 मीटर में कन्वर्ट हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -11 फैराड। तो चार्ज हमारा आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। अब एनर्जी निकालते तो U इज इक्वल टू क्या होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c, यानी कि हाफ चार्ज कितना दिया हुआ है हमको 5, है ना, और उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन में c कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -11। और जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है यहाँ से डिवाइड करने के बाद वो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर -1 बचेगा यहाँ से पावर से, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको हम पॉइंट भी शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 0.625 हमारा आंसर होगा, ठीक है, जूल में। तो हमारी जो एनर्जी है वो कितनी आएगी 0.625 जूल। करेक्ट आंसर देखते हैं हमारा 0.6 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। 8. A dielectric slab is a substance which does not allow the flow of charges through it but permits them to exert electrostatic force on one another। बिल्कुल सही बात है। डायलैक्ट्रिक स्लैब एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि चार्जेस को फ्लो नहीं करवाता लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जरूर लगाता है। When a dielectric slab is placed between the plates, the electric field polarizes the dielectric. This induces negative QP। ये चार्ज जो इंड्यूस होता है हमारा उसको लिखा हुआ है on the upper surface and plus QP on the lower surface of the dielectric. These induced charges set up a field EP inside the dielectric in the opposite direction of E0 as shown। यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये डायग्राम। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से E0 ही थी सिर्फ। जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया है इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाला तो अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इसके इनसाइड भी और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इस लोअर प्लेट पे, राइट। तो जो चार्ज हमारा इंड्यूस्ड हुआ है इसको हम बोल रहे हैं इस वाले पॉजिटिव चार्ज को हम बोल रहे हैं प्लस QP और ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं माइनस QP। तो यहाँ पर इन चार्जेस की वजह से भी क्या जब डेवलप हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम EP बोलते हैं या इंड्यूस्ड
EI भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या फिर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और यहाँ ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारी कितनी होती है, E0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमको किसके बारे में दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में दिया हुआ है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड हम देखते हैं हमारे MCQs। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। In a parallel plate capacitor, the capacitance increases from 4 microfarad to 80 microfarad on introducing a dielectric medium between the plates. What is the dielectric constant of the medium? बिल्कुल सही है। देखो, अगर हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखें तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जब हमारा प्लेट्स के बीच में एयर फील्ड हो, वैक्यूम फील्ड हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस हमारा हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी टाइम्स ऑफ K। मतलब अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक मीडियम डाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट K होता है, तो हमारा कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है, देखो कैपेसिटेंस हमको C0 दिया हुआ है, कितना है 4 माइक्रोफैराड, और फाइनल कैपेसिटेंस हमारा कितना हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कितना, 80 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K। और ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हमारा क्या है, वो कैपेसिटेंस है जब हमारा प्लेट्स के बीच में एयर था या फिर वैक्यूम था, और तब हमारा कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ था हमको, 4 माइक्रोफैराड। यानी कि यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4 माइक्रोफैराड, और C हमको ऑलरेडी गिवन है कितना है, 80 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से आ जाएगा 80 माइक्रोफैराड। ठीक है, और साथ में K, तो यहाँ से K की वैल्यू बस फाइंड करने को बोल रहे हैं वो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 20। तो यहाँ से हमारी K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। सो करेक्ट आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड देखते हैं, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 picofarad. The separation between the plates is now reduced half and the space between them is filled with a medium of dielectric constant 5. Calculate the value of the capacitance of the capacitor in the second case. क्या बोल रहे हैं, देखो अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब उनके बीच में एयर फील्ड थी तब कैपेसिटेंस कितना था, 8 पिकोफैराड। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ रिड्यूस्ड टू हाफ। अब हमने क्या किया है, सेपरेशन को भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी कि D/2 कर दिया। एंड द स्पेस इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेकंड कैपेसिटेंस की, सेकंड केस में। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कैपेसिटेंस पहले निकालें तो क्या होगा, C0, जब एयर फील्ड थी तो क्या होगा, C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा। ठीक है, और फिर कैपेसिटेंस का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि D/2, और K की वैल्यू बोल रहे हैं कितनी हो गई, 5। तो यानी कि हमने देखा 5 इंटू 2 यानी कि 10 टाइम्स हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 10 टाइम्स हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 8, पहले कितना था, 8 पिको था, तो अब हमारा कैपेसिटेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू, ये हमारा देखो पहले वाला कैपेसिटेंस हो गया जिसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई थी, 8 पिको दी हुई थी, तो ये हो जाएगा 8 पिको। तो यानी कि ये हो गया 80 पिकोफैराड। तो हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर क्या आया, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 80 पिकोफैराड, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। सो करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। A dielectric introduced between the plates of a parallel plate capacitor या condenser increases the electric field between the plates, decreases the capacity of the condenser, increases the charge is stored in the condenser, D increases the capacity of the condenser। जैसे ही हम क्या करते हैं, इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। ठीक है, तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए में इंक्रीज हो जाएगी, नहीं इंक्रीज नहीं होती, क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। बी की बात करें, डिक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, तो ये भी रॉन्ग है। हमने एक्सप्रेशन क्या पढ़ा है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K।
राइट। सो हम के को यहाँ पर अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो के की वजह से कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होता है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी में क्या बोल रहे हैं, देखो इंक्रीजेज द चार्ज, यहाँ पर चार्ज का कोई लेना देना ही नहीं है डाइलेक्ट्रिक से, यानी कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन, इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ। जब हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उसकी कैपेसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड हैज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी। क्या बोल रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड है और सेपरेशन कितना है, d है, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिकम्स 2d एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट x इज इंसर्टेड, द कैपेसिटेंस बिकम 2 पिकोफैराड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ पर अगर हम इनिशियल कैपेसिटेंस की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, इनिशियल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 1 पिकोफैराड, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है 1 पिकोफैराड, ठीक। अब आगे हमको बोल रहे हैं कि कैपेसिटेंस उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस उसका 2 पिकोफैराड हो जाएगा और डिस्टेंस हमने क्या कर दिया है 2d और x इंसर्ट किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो अब हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, डिस्टेंस यहाँ पर ट्वाइस हो गया, यानी कि d की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2d और कैपेसिटेंस, और यहाँ पर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, कितना है x, ठीक है, x हमारा डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो c हमको ऑलरेडी गिवन है कितना है 2 पिकोफैराड, तो यहाँ से c की जगह पर आया 2 पिकोफैराड और ये a एप्सिलॉन नॉट d हमारा ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन गया जो कि है 1 पिकोफैराड, ठीक है, अपॉन में कितना है 2 और इनटू में कितना है x, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4, तो x हमारा कितना आ गया 4। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यहाँ पर कितना इंट्रोड्यूस किया होगा 4। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया A and separated by distance D is filled by copper plate of thickness B. The new capacity is, जब भी हम क्या करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक कॉपर प्लेट डाल रहे हैं का क्या मतलब है, इस बार हम एक कंडक्टिंग प्लेट डाल रहे हैं जिसकी थिकनेस भी कितनी है, B है, ठीक है, यानी कि हमारे इस D से कैसी है, डिफरेंट, राइट। सो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है कैपेसिटेंस का वो क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K। ये आपने पढ़ा होगा जब हम T थिकनेस का स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये एक्सप्रेशन होता है हमारा, और इस बार T की जगह पर कितना दिया हुआ है B, और यहाँ पर कॉपर प्लेट बोला है, कॉपर प्लेट यानी कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, तो यहाँ से K हमारा इन्फिनिटी हो गया और किसी भी टर्म में अगर इन्फिनिटी से हम डिवाइड कर दें यानी कि वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पूरी 0, ये राइट। सो कैपेसिटेंस यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T की जगह पर हमको कितना दिया हुआ है B, और ये एक्सप्रेशन हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी फॉर कॉपर प्लेट। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस B। सो आंसर सी इज करेक्ट फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। The electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charge. एक कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, टू होल्ड, कितना ज्यादा, उसकी एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। द चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस, एक चार्ज है जो कि उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर, कैन बी अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो वो चार्ज है उसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो कहाँ पर कंसेंट्रेटेड है, उसके सेंटर पर। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है उस स्फेरिकल कंडक्टर का वो कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर सिचुएटेड इन द वैक्यूम इज C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और यहाँ से अगर हम पोटेंशियल V रखें तो यहाँ से के क्यू अपॉन के क्यू बाय आर हमारा पोटेंशियल हो गया और Q से Q कैंसिल, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कैपेसिटेंस फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, ठीक। क्लियरली द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो इसकी रेडियस के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 फैराड, अगर हमारा कंडक्टर है उसके पास कैपेसिटेंस 1 फैराड है तो उसकी रेडियस कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई रेडियस अगर हमने कितनी ले ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा यहाँ से r की वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो c इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1 फैराड आ जाएगा। एंड दिस रेडियस इज अबाउट 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये जो हमारी 1 फैराड अगर हम कैपेसिटेंस ले रहे हैं तो उसकी जो रेडियस है वो हमारी कितनी आती है 9 × 10⁻⁹ अबाउट 1500 टाइम्स। इफ एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज कैपेसिटेंस 50 पिकोफैराड देन द रेडियस इज, देखो सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यहाँ पर हमको 50 कैपेसिटेंस दिया हुआ है 50 पिकोफैराड का, यानी कि कैपेसिटेंस हमारा हो गया 50 पिको इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमसे रेडियस पूछी है, और यहाँ पर अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उसके नीचे लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 50 पिको होता है हमारा 10⁻⁻12 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है 9 × 10⁹ ठीक है, और इज इक्वल टू में r। तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा 45 × 10⁻⁻2। तो रेडियस हमारी यहाँ से कितनी आ गई 45 10⁻⁻2, यानी कि ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है 45 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड on a capacitance of 25 picofarad to raise its potential to 10⁵ volt। तो यहाँ से हमारा वही सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें जो कि होता है C इज इक्वल टू Q/V, तो C की वैल्यू हमको यहाँ कितनी दी हुई है 25 पिकोफैराड इज इक्वल टू चार्ज हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, हाउ मच चार्ज हमसे पूछा है, पोटेंशियल हमको दिया हुआ है 10 की पावर, पोटेंशियल हमको दिया है 10 की पावर 5, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 25 पिको कितना होता है 10 की पावर -12 और इनटू में 10 की पावर 5। ठीक है, तो हमारा चार्ज यहाँ से कितना आ जाएगा 25 × 10⁻⁻7, या फिर हम बोल सकते हैं 2.5 × 10⁻⁻6, और -6 हमारा क्या होता है माइक्रो, यानी कि हो जाएगा 2.5 माइक्रो कूलम। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी 2.5 माइक्रो कूलम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का डायमेंशन अगर हम निकालें तो C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, और पोटेंशियल का हमारा क्या होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q, राइट। सो वर्क का आपने डायमेंशन पढ़ा होगा क्या होता है mL⁻2 T⁻2 अपॉन चार्ज का क्या होता है करंट इनटू टाइम, करंट का होता है एम्पियर, टाइम का होता है T। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल की जगह पर हम क्या रख सकते हैं mL⁻2 T⁻3 एंड A⁻1। ठीक है, और चार्ज का अगर हम कैपेसिटेंस के लिए निकालें तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है एम्पियर इनटू टाइम T अपॉन में पोटेंशियल अभी हमने देखा कितना आया mL⁻2 T⁻3 और एम्पियर की पावर -1। ठीक है, और इस सारी वैल्यूज को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो C की वैल्यू जो होगी हमारी, C के लिए जो हमारा डायमेंशन निकलेगा वो क्या होगा m की पावर प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको मिलेगा m की पावर -1, l की पावर 2 को ऊपर उठा कर ले जाएंगे, ये हो जाएगा l की पावर -2, t की पावर ऑलरेडी यहाँ पर 1 है और ये t की पावर -3 को ऊपर उठा कर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी +3 और 1, यानी कि t की पावर 4 हो जाएगा, और a की पावर -1 को ऊपर उठा कर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1, और ऑलरेडी यहाँ पर a की पावर 1 है, यानी ये हो जाएगा a की पावर 2। सो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस क्या है, m की पावर -1, l की पावर -2 एंड t की पावर 4 और a की पावर 2, यानी कि ये वाला जो C ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर है। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा C। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू पोटेंशियल v देन द चार्ज q इज प्रोपोर्शनल टू। हमने एक मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस कितना था कैपिटल R, उसको चार्ज किया है v पोटेंशियल से, तो उसका जो चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो चार्ज होता है जैसे कैपेसिटेंस हमने देखा C इज इक्वल टू Q/V,
है ना। तो यहाँ ये जो चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, V के भी प्रोपोर्शनल होता है और R के भी। अगर जितना ज़्यादा हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि चार्ज जो है वो V के तो प्रोपोर्शनल होता ही है। और साथ ही साथ और कैपेसिटेंस हमारा क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ज Q है वो हमारी रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, राइट। सो हमारे दोनों ही टर्म्स पोटेंशियल और रेडियस पे हमारा चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा और उसके दोनों के ही कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा, राइट। क्यों, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू V। C हमारा क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और यहाँ से V। तो यहाँ से देखो साफ साफ समझ में आ रहा है Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दोनों के ही प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C, बोथ V एंड R। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इफ 64 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C each are combined to form a large sphere, the charge and the capacitance of the large sphere is। देखो 64 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से 64 ऐसे स्फीयर हैं जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं और इस तरीके से एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, ठीक। 64 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ चार्ज Q, इनका चार्ज कितना है, स्मॉल q है और कैपेसिटेंस इनका कितना है, C है। ईच आर कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज स्फीयर, है ना, एक बड़ा स्फीयर। अगर हमारे इस छोटे वाले की रेडियस हम स्मॉल r ले लें तो बड़े वाले की रेडियस हमारी क्या ले लेते हैं, कैपिटल R, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं जो चार्ज और कैपेसिटेंस होगा वो कैसा होगा, 64Q होगा, 16Q होगा, है ना, 4C होगा। तो ये हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात करें तो एक स्फीयर का चार्ज हमको Q दिया है, तो 64 स्फीयर का चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 64 इंटू Q, ठीक है। तो ये चार्ज तो हमारा 64Q हो जाएगा जो कि हमारे C ऑप्शन में है और A ऑप्शन में है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो देखो कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, इसको हम सारे स्फीयर को कंबाइन करेंगे और उसी से ही तो हम एक पूरा ये बना रहे हैं ना, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम होगा वो कैसा हो जाएगा, सेम। तो वॉल्यूम हमारा दोनों का कैसा होगा, सेम होगा, यानी कि हम लिखेंगे 64 इंटू एक का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई, रेडियस हमने कितनी मानी है R, स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, रेडियस हमारे बड़े वाले की कितनी है, कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई और पाई कैंसिल और यहाँ से 64 R क्यूब और R, यानी कि इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, यानी कि ये हमको रिलेशन मिलेगा 4R इज इक्वल टू R। तो जो हमारी रेडियस आई कैपिटल R वो कितनी आई है, 4R, और कैपेसिटेंस हमारा जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और रेडियस में हमारा कितना आ जाएगा 4 इंटू R। तो पहले से ये 4 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। फिफ्थ का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, 64 टाइम्स हमारा चार्ज हो जाएगा और 4 टाइम्स हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th। इफ 2 और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर 2 से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं तो ओवरऑल इफेक्ट इज द सिंगल कैपेसिटर हैविंग द सम टोटल ऑफ प्लेट स्पेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल कैपेसिटर। क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ओवरऑल इफेक्ट होता है वो किस, जो ओवरऑल इफेक्ट होगा हमारा वो कैसा होगा, सिंगल कैपेसिटर का ही होगा एज द सम टोटल ऑफ द प्लेट स्पेसिंग ऑफ अ इंडिविजुअल कैपेसिटर, है ना। अगर हमारे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं तो जो हम उसका नेट निकालेंगे वो कैसे, उसका जो सिंगल कैपेसिटर होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका सम टोटल करके। If 2 or more capacitor are connected in parallel, the overall effect is that of a single equivalent capacitor having the sum total of the plate areas of individual capacitor। यहाँ पर जो सीरीज में अगर वो कनेक्टेड है तो जो उनका सम टोटल होता है वो स्पेस पे डिपेंड करेगा, यानी कि D डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है ना, स्पेसिंग पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर के, इंडिविजुअल कैपेसिटर के एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। शोज द फिगर A शोज द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड B शोज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन A में और यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो सीरीज में ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये 2 कैपेसिटर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। आपने पढ़ा होगा कि सीरीज में जब कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनका पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफरेंट, और चार्ज इनके पास देखो कैसा है, सेम। जब हमारे 2 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इनका पोटेंशियल, क्योंकि ये सेम सोर्स से कनेक्टेड है इधर,
तो इनका पोटेंशियल कैसा होता है, सेम, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इनका चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। जिस तरीके से आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस अगर हमारे कनेक्ट होते हैं सीरीज में तो हमारा जो करंट है वो क्या होता था, सेम। उसी तरीके से चार्ज से याद रख सकते हैं, चार्ज भी हमारा क्या रहेगा, सेम, और पोटेंशियल उसमें कैसा होता था, डिफरेंट। तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर सेम बैटरी से कनेक्टेड है, सेम बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है दोनों, यानी कि पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, सेम। और जैसे कि हमारी 2 वायर लगी होती थी तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाता था, तो वैसे ही हम याद रख सकते हैं कि हमारा चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। सो अब देखते हैं एमसीक्यूज हमारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटी है वो किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं हम, पैरेलल में कनेक्ट करके, सीरीज में कनेक्ट करके। तो आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सप्रेशन आता है सीरीज के लिए वो आपका क्या आता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो पैरेलल है उसमें रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पर C इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसा आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, कुछ इस तरीके से, ठीक। यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस में होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज में आता था, वो इस बार हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आता है। और जो रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करने में आता था वो हमारा इस बार सीरीज कनेक्ट करने में आता है कैपेसिटर को, ठीक है। सो अब देखते हैं, यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि हम कैपेसिटेंस जो है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैपेसिटी जो है हम कैपेसिटर की कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करके या सीरीज में कनेक्ट करके। तो देखो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे और सीरीज में तो वो डिक्रीज ही होंगे। यानी कि अगर हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो सकता है। यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस इक्वल टू 2 फैराड, 4 फैराड एंड 6 फैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में अभी मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता है, C1 C2 C3। तो यानी कि टोटल इफेक्टिव पैरेलल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 2 + 4 + 6, यानी कि टोटल हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 फैराड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज डैश रिमेन्स द सेम। सीरीज में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल हमारा क्या होता था, डिवाइड हो जाता, लेकिन चार्ज जो है वो कैसा रहता था, सेम। यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ज रिमेन्स द सेम। सीरीज में हमारा जिस तरीके से करंट सेम रहता है वैसे ही हमारा चार्ज भी यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, the plates of parallel plate capacitor are 10 centimeter apart and have an area equal to 2 meter square. If the charge on the each plate is 8.85 into 10 to the power minus 10, the electric field at a point. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया हमको 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ये हमारा चार्ज है उस पर। तो बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिटवीन द प्लेट्स विल बी जीरो। तो ये तो रॉन्ग हो गया बिल्कुल, बिटवीन द प्लेट जीरो नहीं होती है बल्कि क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। आउटसाइड द प्लेट्स विल बी जीरो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आउटसाइड जो होगी प्लेट के वो क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी। सी, बिटवीन द प्लेट्स विल चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, नहीं, बिटवीन द प्लेट्स हमारी कांस्टेंट ही होती है, कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी, बिटवीन द प्लेट्स विल बी 125 न्यूटन पर कूलम, बिटवीन द प्लेट्स हमारी 125 होगी। देखो बिटवीन द प्लेट्स के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन होता था वो क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू अगर हम देखें तो सिग्मा हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और चार्ज हमको यहाँ ऑलरेडी गिवन है कितना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर, क्यू की वैल्यू हमको दी हुई है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है, अपॉन ए। अगर हम देखें एरिया हमको कितना दिया है, 2 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 2 इंटू में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो गई है ना, और ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे पावर को, तो ये इन पावर को सॉल्व किया हमने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 और अपॉन में क्या चल रहा है 2, यानी कि ये आ जाएगा 50 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 125, यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स विल बी जीरो। सो करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन इज बी। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। 4 10 फैराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो 4 10 फैराड मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से 4 कैपेसिटर सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है।
ठीक है, जिनका कैपेसिटेंस 10 फैराड 10 फैराड 10 फैराड है। ठीक, तो हमको इक्विवेलेंट नेट सीरीज में कैपेसिटेंस निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ तो हम वही लगा सकते हैं 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना इसको डायरेक्टली। यहाँ से अगर हम निकालें तो देखो c इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 1/c इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा, देखो 4/c आएगा, राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं c/4 लिख सकते हैं, है ना। तो जो टोटल इक्विवेलेंट है हमारा वो कितना आ जाएगा, c/4 आ जाएगा। और c हमको कितना दिया हुआ है 10, और कितने कैपेसिटर हैं 4, यानी कि देखो आइडेंटिकल की अगर हम बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल के लिए अगर हम c इक्विवेलेंट निकाले तो वो कितना आ जाएगा, c/4। कैपेसिटेंस हमको 10 फैराड दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5। सो इसी क्वेश्चन के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये वीडियो। तो इन टोटल 50 MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं, 10 केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट असर्शन एंड रीजन के 10 क्वेश्चंस, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।